Today we are going to do test number 17 और आपका जो पेरिफेरल डिस्कशन जो मैं कहा था कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो उसका कंसोलिडेशन हम लोग कर रहे हैं इमेजेस और डेटा के मतलब कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस के फॉर्म में, जो आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा, है ना। और मैं डिस्कस भी कर लूंगा ताकि आप थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। आप जो ऑलरेडी आप जानते हैं उसको मैं अगर बार बार बोलूंगा ना तो वो रिवाइज हो जाएगा और आप गलतियां नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये अपन टेस्ट देखते हैं जल्दी से। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्टर एक्ट 1813। 1813 जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में आपको बताना है। इट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट टी फॉर ट्रेड, एंड ये बात सही है क्योंकि टी और ट्रेड विद चाइना को छोड़ के अदरवाइज मोनोपोली कम कर दिया। इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज, ये तो सही बात है, असर्टेड तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये बढ़ ही रहा था। द रेवेन्यू ऑफ द इंडियन वे नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये गलत बात है। नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऐसे थोड़ा सा लग रहा है कि भाई अचानक से ब्रिटिश पार्लियामेंट रेवेन्यू कंट्रोल कर रहा था, ऐसा नहीं है। क्राउन के थ्रू ये सब और ये कंपनी के थ्रू हो रहा था, तो ये ओवर स्टेटमेंट है, तो ये कट कर देंगे और आंसर हो जाएगा ए का 1। तो सिंपल याद रखना है, did not give direct control. The company continued to collect and manage the revenues until the Government of Act of 1858, which transferred the governance of India directly to the British Crown and established a centralized system for managing its finances। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, which one of the following acts of India strengthen the viceroy authority over the executive council by substituting portfolio और डिपार्टमेंटल सिस्टम और फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि भैया जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का था, जो अभी जो पोर्टफोलियो सिस्टम चलता है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर जो है रेलवे की, कोई और है हेल्थ के, तो ये कहाँ कब से स्टार्ट हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल। 1861 में हुआ, याद रखना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल को कैबिनेट फॉर पोर्टफोलियो सिस्टम बना, और वहां पे वायसराय शुड नॉमिनेट, कुछ कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे भाई? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह करेंगे। 1861 और 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो है 3 इंडियन मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किया, जिसका नाम था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। याद रखिएगा, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल किसके लिए बना? बंगाल के लिए बना, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लिए बना, पंजाब के लिए बना। तो वेस्टर्न इंडिया में 2 बना, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब, और एक जो है आपका बंगाल के लिए बना। ठीक है, ये सब कब हो रहा है? 1861 के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिल रहा है, वॉइस राय को क्या मिल रहा है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिल रहा है विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो याद रखेंगे 1861 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो गया, 3 लोगों को अपॉइंट किया, उसके बाद लेजिस्लेटिव ये बना नॉर्थ वेस्ट, पंजाब, बंगाल। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं, ये सब बात। The distribution of power between center and state in the Indian Constitution is based on the scheme provided in, ये मॉर्लेमेंटो कॉन्स्टिट्यूशनल ये था, मॉन्टेगो ये था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में काफी ये किया गया। आज वो जो चीज चल रहा है, कुछ कुछ बातें, इंट्रोड्यूस है सिस्टम ऑफ फेडरल सिस्टम, 3 लिस्ट, ये सब यहाँ से आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Question number 4, which one of the following provisions was not made in the Charter Act of 1833? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो चार्टर एक्ट 1833 में नहीं है? The trading activities of the East India Company were to be abolished। ये तो था, क्योंकि आप देखें द डिजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज एट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये तो सही बात है। कौन था पहला, बताइए कौन था पहला? तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू बी कन्फर्ड ऑन द गवर्नर जनरल इन द काउंसिल, सही था। एन इंडियन मेंबर वाज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। अब देखिए ये आंसर यहाँ पे क्या है? डी इनकरेक्ट है। फॉर मेकिंग लॉस 1 मेंबर लॉर्ड मैकुले वाज एडेड, इंडियन नहीं था। नॉट इंटाइटल एज ए मेंबर बट काउंसिल एक्सेप्ट फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस। बात समझ रहे हैं? तो पहले तो 2 बात गलती हो गई। फॉर मेकिंग लॉस 1 मेंबर लॉर्ड मैकुले वाज एडेड टू द काउंसिल, उसी अभी से हम लोग पढ़ेंगे कि उसे आईपीसी वगैरह आया था, तो यहीं से कहीं कहीं मोटिवेटेड है उससे। वाज एडेड टू द काउंसिल, ही वाज नॉट इंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल एक्सेप्ट फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए था, मेंबर की तरह नहीं किया गया था। विलियम बेंटिक का हमने बार बार पढ़ रखा है, 1828 से 1835। चार्टर एक्ट 1833 विलियम बेंटिक के टाइम आया, जहां पे कंपनी का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडेड इट एक्टिविटी एज ए कॉमर्शियल बॉडी की तरह इंड हो गया और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। ध्यान रखिएगा 1833 में कॉमर्शियल बॉडी से छोड़ के वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, और द एक्ट ग्रांटेड लेजिस्लेटिव पावर्स टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्रिएटिंग अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर ब्रिटिश इंडिया। ये बात ध्यान रखेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर ब्रिटिश इंडिया। ठीक है,
In the federation established by the Government of India Act 1935, residuary power were given to गवर्नर जनरल। रेसिडरी पावर किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को दिया गया है, ठीक है। Under the Government of India Act 1935, residuary power were given to Governor General. The residuary power are those powers that are not specifically, कहीं भी specifically mention नहीं है, उसको residuary power कहते हैं, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डायरकी काफी इंपॉर्टेंट कहा है, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स इनको दे दिया गया, कुछ सब्जेक्ट इनको दे दिया गया, ये डायरकी मोटा मोटी होता है। अब देखते हैं आगे। डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन इनटू टू हाउस नहीं, बाई कैमरल कुछ ऐसे बोलना चाह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट्स नहीं, हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर्स नहीं, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड, तो ठीक है, ये डायरकी का मतलब हुआ, ठीक है। अब डायरकी सोचिए 1990 में और 1935 में क्या चेंज हुआ, कहाँ डायरकी प्रोविंसेस में आया था, कहाँ सेंटर में आया था, कहाँ बाइकैमरल हुआ था, ये सब याद रहना चाहिए। मोन्टागू चेल्मसफोर्ड रिपोर्ट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, सिंपल सा बात है, कब हुआ ये सब आगे देखते हैं, क्यों हुआ, क्या क्या लाया सब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर, ये सब काम नहीं था। जुडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सब नहीं, पावर नहीं किया है, कभी बात किया गया है। नन ऑफ द, ये तो गलत ही है, तो बचा ये आंसर, तो ये सही है। द जुडिक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ठीक है। एट क्या है देखो, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, तो 1990 ध्यान रखना, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। which was where the objects of the क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन हुआ था 1857 के बाद, वो क्या क्या था, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट, सही बात है। इंडियन स्टेट्स को मतलब एश्योरेंस देना था कि भैया आपको हम एनेक्स नहीं कर रहे हैं, ये सही बात है। टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, ये भी सही बात है। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया, उसको ट्रेड वेड से मतलब नहीं था, रेगुलेट नहीं करना था ट्रेड के लिए, तो ये जो पहला दूसरा बात सही है, ठीक है। अब 10वां सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बार बार आएगा ये सवाल। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस में नहीं आया था। क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रल मुस्लिम्स, नहीं ये तो गलत ही गलत है, क्योंकि हमने बताया था कि 1909 में जो आया था और इसमें अलग कम्युनिटीज के लिए किया था, तो टू कट जाता है, टू कट जाता है, ठीक है। अच्छा, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, ये भी लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस, ये तो सही है, ये तो सही है। और इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव, हाँ प्रोविंसेस में आया था, ये मैं बता रहा हूँ, प्रोविंसेस में आया था, फिर 1935 में जाके प्रोविंसेस में हट गया था, ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। देखो, the government of India landmark piece of legislation that introduced significant reforms, introduced diarchy in the executive government of the provinces, ध्यान रखना, फिर से मैं बोलूंगा, अभी थोड़ी देर पहले मिस गलती बोल दिया था। 1919 में डायरकी जो है, प्रोविंस का जो गवर्नमेंट है, प्रोविंस का जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, 1919 में वहां पे डायरकी आया था। और सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट मुस्लिम का जो था, वो 1909 में आया था, जो 1919 में नहीं आया था। 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट आया था अदर कम्युनिटी के लिए, ठीक है। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव प्रोविंस मोर लेजिस्लेटिव पावर, 1919 में कहा जाता है कि प्रोविंसेस को ज्यादा लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया था फॉर फ्रेमिंग रूल्स ऑफ द डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस, ठीक है। तो प्रोविंसेस थोड़ा एम्पावर्ड हो रहे हैं 1919 में, ध्यान रखना, ठीक है।